का श्रृंग यानी क्रेस्ट दूसरे द्वितीयक तरंगाग्र के श्रृंग क्रेस्ट या एक का गर्त दूसरे के गर्त से मिलता है, उन स्थानों पर परिणामी आयाम दोनों तरंगाग्रों के आयाम के योग के बराबर होता है। आयाम अधिकतम होने के कारण इन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। ऐसे स्थानों को छोटे वृत्तों द्वारा दर्शाया गया है। इन वृत्तों को मिलाने वाली रेखाओं को प्रस्पंद रेखाएं भी कहते हैं। ठीक, अब इसके विपरीत ऐसे स्थानों पर जहाँ एक द्वितीयक तरंगाग्र का श्रृंग दूसरे तरंगाग्र के गर्त से मिलता है, तो वहाँ परिणामी आयाम दोनों तरंगाग्रों के आयामों के अंतर के बराबर अर्थात न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब आयाम न्यूनतम होने के कारण इन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। ऐसे स्थानों को काले बिंदुओं से दर्शाया गया है। ऐसे स्थानों को काले बिंदुओं से दर्शाया गया है। इन काले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को निस्पंद रेखाएं नोडल लाइन्स कहते हैं। ओके, बिंदु बी पर जो हमारा बिंदु बी है, तो बिंदु बी पर दोनों द्वितीयक तरंगाग्रों के श्रृंग अथवा गर्त मिलते हैं, अतः इन बिंदुओं पर समपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और दीप्त फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज बनती है। इसके विपरीत जस्ट अपोजिट देखेंगे, जस्ट अपोजिट। इसके विपरीत बिंदुओं टी पर एक द्वितीयक तरंगाग्र का गर्त दूसरी के श्रृंग से मिलता है, अतः इन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और अदीप्त फ्रिंज बनती है या डार्क फ्रिंज का निर्माण होता है। इस प्रकार स्क्रीन पर दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। यदि स्लिट एस पर अलग अलग रंगों का प्रकाश डालें, तो दीप्त फ्रिंज भी उन्हीं रंगों की दिखाई देगी। अलग अलग रंगों की फ्रिंज की चौड़ाई भी अलग अलग होती है। ओके, समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम देखेंगे इसमें देखिए स्लिट S1 व S2, ये जो हमारा पर्दा है कैपिटल R, इसमें S एक प्रकाश स्रोत है और इसके आगे एक पर्दा हमारा कैपिटल L है जिसमें दो S1 व S2 दो प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब S1 व S2 से चलने वाली प्रकाश तरंगे स्क्रीन C पर पहुंचती हैं। माना स्क्रीन C पर स्थित बिंदु P
हमारा स्थित बिंदु P ये है, ठीक है। स्थित बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले माना इन तरंगों के कारण बिंदु P पर किसी क्षण विस्थापन y1 व y2 है, ठीक है। अब y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओके। जहाँ a1 व a2 दोनों तरंगों के आयाम हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फाई दोनों तरंगों के मध्य कालांतर, ओमेगा अपान 2 पाई इक्वल टू प्रत्येक तरंग की आवृत्ति है, ठीक है। पर पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे हम, परिणामी विस्थापन निकालेंगे, तीव्रता नहीं, परिणामी विस्थापन निकालेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब चूँकि y1 इक्वल टू हमारा a1 साइन ओमेगा टी है, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ओके। तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब पुटिंग द वैल्यू y1 एंड y2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर हम सेकेंड में रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू हमने रखा a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू रखा हमने a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड। अब a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, जो कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। तो हम साइन ए प्लस बी का हम फार्मूला तोड़ेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए की जगह हमारा ओमेगा टी है और बी की जगह हमारा फाई है। तो हम वैल्यू ए की जगह ओमेगा टी रखेंगे और बी की जगह हम फाई रखेंगे। देखिए सेम फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ओके। और ए और बी की जगह हमने ओमेगा टी और फाई को रखा है, ओके। अब यहाँ हमारा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई में दोनों में साइन ओमेगा टी हमारा कॉमन हो रहा है। तो y इक्वल टू साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है। और प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई में कॉस ओमेगा टी को हमने बाहर किया, तो बचेगा क्या a2 साइन फाई, a2 साइन फाई हमने रख दिया। इक्वेशन नंबर हमारा बन गया सेकेंड, ओके। अब देखिए जो हमारा a1 प्लस a2 कॉस फाई जो हमारा अभी निकाला है उसको हमने माना a कॉस थीटा, हमने माना है a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू a कॉस थीटा। तो समीकरण हमारा बन गया तीसरा। अब a2 साइन फाई इक्वल टू a साइन थीटा हमने माना है, ठीक है। अब पुनः समीकरण सेकेंड में रखने पर यानी कि a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू a कॉस थीटा हमने माना है। तो जो हमारा समीकरण सेकेंड हमने अभी बनाया है तो a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह हम a कॉस थीटा रख देंगे और a2 साइन फाई की जगह a साइन थीटा रख देंगे। आइए देखते रखते हैं। y इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू ए कॉस थीटा टी हो जाएगा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है।
साइन ओमेगा टी इंटू ए कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ए साइन थीटा। ए दोनों में कॉमन हो रहा है तो ए कॉमन हम ले लेंगे, तो बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब ए देखिए ज़रा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। देखिए गौर से, ये किसका फॉर्मूला रखा हुआ है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी का, जो हमारा फार्मूला आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए की जगह हमारा ओमेगा टी है और बी की जगह हमारा थीटा है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जो हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ये इक्वेशन नंबर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 5। अब देखिए, जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, अभी हम आपको दिखा, ये y2 इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, y2 इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब जो अभी हमने रिजल्टेंट परिणामी विस्थापन के लिए हम निकाले थे, और ये हमारा इक्वेशन नंबर जो 5 है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये समीकरण दोनों एक ही समान है। तो अतः बिंदु पी पर परिणामी विस्थापन y एक ऐसी तरंग के कारण है जिसका आयाम a तथा दोनों तरंगों के बीच कालांतर थीटा है। ठीक, ओके। अब परिणामी आयाम निकालेंगे हम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। परिणामी आयाम एक ज्ञात करने के लिए समीकरण जो अभी हमने जस्ट थर्ड व फोर्थ निकाला है, कि जो हमने अभी माना था a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा और a2 साइन फाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमारे समीकरण, तो समीकरण हमारा थर्ड और फोर्थ का के दोनों पक्षों का वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो हमारा परिणामी आयाम निकल आएगा, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल आएगा। आइए जोड़ते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन स्क्वायर फाई। अब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यानी कि a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर जो हमने तोड़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने तोड़ा है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a और b की जगह हमने a1 और b की जगह हमने कॉस फाई को रखा है। ठीक है, अब चूँकि हमारा होता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा अंदर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। चूँकि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब लोग जानते हैं, आप लोग एक होता है तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी एक हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, तो ये हमारा परिणामी आयाम निकल आया, ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई।
इट इज़ वेरी सिंपल, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे सबको आ जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी या तीव्रता इंटेंसिटी। तीव्रता, चूँकि जो हमारी तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। ओके, अब आई इक्वल टू जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो के आ जाएगा, तो के ए स्क्वायर के इक्वल टू 1 नियतांक है। तो अब परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी आई इक्वल टू के ए, तो के ए स्क्वायर। अब चूँकि ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, सेम रख देंगे। ओके, आई इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। चूँकि के इक्वल टू अनुक्रमानुपाती हमारा नियतांक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसलिए आई इक्वल टू 2A स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई इक्वल टू 2A स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई। अब आप कहेंगे कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की जगह ये 2A स्क्वायर कहाँ गया, तो हमने माना है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इक्वल टू A। यहाँ देखिए A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A हो तो अब हम A रखेंगे, A स्क्वायर की जगह A1 स्क्वायर की जगह A रखेंगे और A2 की जगह भी A रखेंगे, तो A प्लस A इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि 2A स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 प्लस कॉस फाई इक्वल टू 2A स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1। अब आई इक्वल टू 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ओके, समपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता के लिए कॉस फाई इक्वल टू प्लस 1, अर्थात फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डैश डैश, या फाई इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा, 2 पाई n हो जाएगा, जहाँ n इक्वल टू हम 0 से लगा के 1 2 3 डैश डैश रख सकते। यह कालांतर यानी कि फेस डिफरेंस है। यह कालांतर के पद में समपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध है। जब S1 तथा S2 से चलने वाली तरंगें P तक पहुँचने में असमान दूरी तय करती है तथा दोनों तरंगों द्वारा तय किए गए पथों का अंतर x हो, तो जैसे S2P माइनस S1P पथों का अंतर अर्थात पथांतर इक्वल टू x, S2P माइनस x1P S2P माइनस S1P इक्वल टू x, तो कालांतर यहाँ हो जाएगा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, और x इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई इंटू फाई इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई, फाई की जगह 2 पाई n रख देंगे। ये फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ये हमारा पथांतर आया है। S2P माइनस S1P इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई इंटू फाई, लेमडा अपान 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू 2 पाई n, n की जगह 1 रख देंगे।
तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे n लैम्डा आ जाएगा। n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लग देंगे तो x इक्वल टू n की जगह 1 रखेंगे तो x इक्वल टू लैम्डा, यदि n की जगह 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह विनाशी व्यतिकरण के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिंदु B पर न्यूनतम तीव्रता के लिए cos फाई इक्वल टू -1, फाई इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, फाई इक्वल टू हो जाएगा 2n - 1 पाई, जहाँ n की हो जाएगा 1, 2, 3 डैश डैश। ओके, यह कालांतर के पद में विनाशी व्यतिकरण का प्रतिबंध है। इसी प्रकार यदि पथांतर x के लिए कालांतर फाई हो तो x इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई इंटू फाई या लैम्डा अपान 2 पाई 2n - 1 इंटू पाई या x इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा बाई 2। यह पथांतर यानी फेज डिफरेंस के पद में विनाशी व्यतिकरण का प्रतिबंध है, विनाशी व्यतिकरण का फॉर्मूला है। अतः समीकरण 12 से हमारा समीकरण 12 क्या कहता है, I यानी तीव्रता मिनिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। अब चूँकि कॉस फाई इक्वल टू 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। I मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, चूँकि I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर है। ओके, अब संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण में अनुपात, तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है भी आपका I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। अब देखिए, अब I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर है, यानी कि जो हमारी जो है तीव्रता है वो आयाम के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, I1 इक्वल टू के, क्योंकि आपका प्रोपोर्शनल लगा हुआ है तो प्रोपोर्शनल जैसे हटेगा तो के हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू इसी तरह हो जाएगा के A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब I1 अपान I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर का फॉर्मूला वेरी इम्पोर्टेंट होगा जब तीव्रता और आयाम के बीच हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें से दो तरंगें चल रही होंगी। दो तरंगों में से एक तरंग का और दूसरे तरंग का हमें तीव्रता मालूम होगा और एक तरंग का हमें आयाम मालूम होगा। इसी तरह वो दूसरे तरंग का आयाम पूछ लेगा, यानी कि हमारा A2 पूछ लेगा। अभी हम जो है प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। अब यदि दोनों स्लेटों की चौड़ाई क्रमशः W1 व W2 तथा उनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों की संगत तीव्रता क्रमशः I1 व I2 हो तो I1 अपान I2 इक्वल टू W1 अपान W2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I1 अपान I2 इक्वल टू A1 अपान A2, I1 अपान I2, I1 अपान I1 अपान I2, I1 अपान I2, I1 अपान I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इक्वल टू W1 अपान W2। चूँकि I1 अपान I2 स्क्वायर
I1/I2 इक्वल टू A1² है। और यहाँ भी I1/I2 इक्वल टू W1/W2 है। I1/I2 इक्वल टू W1/W2 है। ठीक इसी तरह से यदि I1/I2 इक्वल टू A1²/A2 है और I1/I2 इक्वल टू W1/W2 है, तो क्यों ना हम I1/I2 इक्वल टू A1²/A2² इक्वल टू W1/W2 रख सकते हैं। ओके, ये आपके सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, इसी तरह करके जो अभी हमने आपको डेरिवेशन बताया है, यंग का डबल स्लिट प्रयोग, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसमें जो हमारा विस्थापन हमने ज्ञात किया, रिजल्टेंट विस्थापन, परिणामी विस्थापन हमने निकाला, और तो y=y1+y2 करके फार्मूला रखा। और इसमें जो हमने आपको अभी फिगर भी समझाया, दीप्त फ्रिंज क्या होती है, अदीप्त फ्रिंज क्या होती है, डार्क फ्रिंज क्या होती है, लाइट फ्रिंज क्या होती है, और इसमें से सुरंग और सुरंग मिलते हैं तो क्या बनता है, गर्त और गर्त मिलते हैं तो क्या होता है, और सुरंग और गर्त मिलते हैं तो क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण में अनुपात में क्या रिलेशन है, वो भी हमने आपको बताया। ठीक है, और आयाम बताया, परिणामी आयाम बताया, परिणामी तीव्रता बताया, परिणामी विस्थापन बताया। इसी तरह करके आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको भी हम इसी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी समझाएंगे, जिसमें से जो भी हमने आपको फार्मूला तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी आयाम, परिणामी विस्थापन, जो भी अभी हमने आपको कराया है, वो वहाँ न्यूमेरिकल में वेरी यूज होगा, बहुत प्रयोग होगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, थैंक यू।